हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी में कुछ ही दिन पहले प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी। जितने भी बच्चे जो एमसीए जिन्होंने कर रखी है या इंजीनियरिंग बीटेक में जिन्होंने सीएसआईटी से बीटेक कर रखी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है प्रोग्रामर की वैकेंसी आज से लगभग 10 साल पहले 2013 में आई थी, उससे पहले 2011 में आई थी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हैं कि सर इस एग्जाम को कैसे क्लियर करें। प्रीवियस वीडियोज में इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ चर्चा करी है और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आने वाले दिनों में हम एक्सपर्ट्स के साथ ये चर्चा करेंगे जिन्होंने प्रीवियसली इन एग्जाम को निकाले हैं। उन सबके साथ में चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे आने वाले 200 दिनों में इस एग्जाम को मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकें। क्वालिफाई करने के बाद में क्या प्रोसीजर होता है, क्या सैलरीज होती हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होती है और किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि 200 दिनों में तैयारी हो जाए। तो इसी एक्सपर्ट्स चर्चा के साथ में आज हमारे साथ अवेलेबल हैं रोहित बंसल जी, जिन्होंने 2013 में प्रोग्रामर का एग्जाम निकाला है। 2011 में सूर्यकांत जी ने प्रोग्रामर का यही एग्जाम निकाला है। तो आपको इनसे बेहतर नॉलेज, इनसे बेहतर गाइडेंस कोई भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले रोहित जी और सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। बच्चों से मैंने बात करी थी और बच्चों को मैंने बताया था कि प्रोग्रामर की वैकेंसी मेरे को लगता है कि सीएसआईटी वालों के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हाईएस्ट एंट्री पॉइंट है, कह सकते हैं। यस, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों के जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें बच्चों के बहुत सारे मन में सवाल आ रहे थे, क्योंकि आपने 2013 में प्रोग्रामर का एग्जाम निकाला है, आपने 2011 में निकाला है और 10 साल बाद में वैकेंसी आई है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं होते, बच्चों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो उन सबके बच्चों के मन में कुछ कुछ सवाल हैं जो मैं बच्चों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। जिसमें पहला सवाल यह है कि सबसे पहले यह आता है कि एग्जाम तो बाद में क्लियर होगा, सर आप ये बताओ कि प्रोग्रामर आखिर करते क्या हैं, प्रोग्रामर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, कौन से डिपार्टमेंट में वो होते हैं, किस किस तरीके के उनके पास में जॉब रोल होता है। सर प्रोग्रामर की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो काफ़ी डायनेमिक होती है। प्रोग्रामर को उसके अकॉर्डिंग खुद को कह सकते हैं कि ढालना पड़ता है या फिर एडजस्ट करना पड़ता है या फिर अपनी स्किल्स शो करनी पड़ती है। उसका प्रोफाइल वर्क प्रोफाइल उसका टेक्निकल भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है और साथ में फील्ड वर्क भी हो सकता है। ओके। जैसे मैं बात करूं, अगर वो प्रोग्रामर की उसकी पोस्टिंग हुई है डूइट के हेडक्वार्टर पे, तो हेडक्वार्टर पे आपका टेक्निकल प्रोफाइल भी रहेगा। आपका हो सकता है आपको जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको फाइल वर्क भी करना पड़ेगा, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो हेडक्वार्टर पे हो तो आपको हो सकता है कि तीनों तरह के वर्क ही आपको असाइन रहे, आपको उस प्रोजेक्ट में काम करना पड़े। दूसरी बात करूंगा, अगर मैं आपकी सपोज आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो डूइट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, तो आपको कुछ टेक्निकल और साथ में कुछ इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड आपको फाइल वर्क और कुछ थोड़ा फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही डूइट के ब्लॉक ऑफिस पे आपकी अगर पोस्टिंग है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की फील्ड से रिलेटेड कुछ जो स्कीम चल रही है उनके रोल आउट के लिए आपको फील्ड वर्क भी साथ में करना पड़ेगा। आपको जो ग्राम पंचायत है या ब्लॉक है वहाँ पे आपको जाना भी पड़ता है। तो ये मल्टीटास्किंग टाइप की प्रोफाइल। जी बिल्कुल। लेकिन जो प्लेस टू प्लेस जॉब रोल के हिसाब बिल्कुल डिपेंड करता है आपको कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, आपकी किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई है, आपकी डूइट के ब्लॉक ऑफिस पे है, हेडक्वार्टर पे है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाता है। प्रोग्रामर सभी डिपार्टमेंट में होते हैं? जी, ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के सभी बड़े डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर की पोस्टिंग है। मैक्सिमम जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेडक्वार्टर जो कि जयपुर में या गुजरात या उदयपुर में या फिर अजमेर में है, वहाँ पे तो है ही। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे दूसरे डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स पे भी पोस्टिंग है। टोटल अभी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट में टोटल प्रोग्रामर कितने हैं सर? अभी अप्रोक्स 600 प्लस प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे हैं। ओके। तो उससे पहले एक सवाल और आता है सूर्यकांत जी दिमाग में बच्चों के कि सर ये तो ठीक है कि जॉब प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, जब ये एग्जाम दे लेते हैं, एग्जाम को देने के बाद में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, मतलब उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, या ज्वाइन कर लिया तो उनकी सैलरीज क्या रहेंगी? अच्छा, सैलरी भी मिल गई, ज्वाइन कर लिया, अब उनकी प्रमोशन हायरार्की, मतलब उनका करियर कैसे चलेगा, वो मतलब बच्चा क्या विजन, एक मोटिवेशन होना चाहिए ना, ऐसा होगा इसलिए मैं इस एग्जाम को दे रहा हूँ। तो इनका क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर रिटायरमेंट तक का क्या प्रोसेस है? जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आप रिजल्ट आता है, ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद में आपको राजस्थान सरकार ने फिक्स किया हुआ है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन में गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि आपकी सैलरी फिक्स रहेगी जी। तो सरकार ने चूँकि प्रोग्रामर L12 जो लेवल है उसकी जॉब है, तो सरकार ने उसका 31,000 अराउंड उसका फिक्स किया हुआ, जो 2 साल तक उनको फिक्स वही प्रोबेशन टाइम में वही उनको सैलरी मिलती है।
आफ्टर प्रोबेशन जैसे ही क्लियर होता है आपका फिक्सेशन हो जाता है, मतलब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, नाउ कंप्लीटली इन गवर्नमेंट रोल पे बिल्कुल, तो तब आपकी जो सैलरी है वो अराउंड स्टार्टिंग में 70,000 71,000 आपकी जो है बेसिक टोटल सैलरी आपकी बन जाती है। अब बात करें प्रमोशन और मतलब मूवमेंट इन अपर हायरार्की, करेक्ट, तो आप प्रोग्रामर पे ज्वाइन करते हैं। प्रोग्रामर राज्य सेवा का पहला पद है आईटी में। उससे नीचे जो पद होते हैं वो सबऑर्डिनेट पद होते हैं। इट इज़ गजेटेड ऑफिसर में आप ज्वाइन एज ए गजेटेड ऑफिसर आप ज्वाइन करते हैं, प्रोग्रामर को आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रमोशन होता है वो पोस्ट होती है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, फिर एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जिनको टेक्निकल डायरेक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट पोस्ट। तो प्रोग्रामर से आप जो प्रमोशन पाते हैं वो पाते हैं एसीपी का, तो आप 5 साल में उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी वहाँ पे पोस्ट खाली होती है एसीपी में तो आप 5 साल में प्रमोट हो जाते हो। नहीं सीट खाली होती है तो सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन करके स्कीम है, जिसमें आपको 10 साल में अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो यू विल गेट इन प्रोग्रामर यू विल गेट L15 शायद, जो पुराने हिसाब से 6000 ग्रेड पे जो होते थे वो आपको 10 साल बाद 9 साल बाद अब चेंज हो गया, 9 साल बाद, सॉरी 9 साल बाद आपको पिछली गवर्नमेंट में चेंज हो गया, 9 साल बाद आपको वो वाली सैलरी आपको मिल जाती है। नहीं बिल्कुल ठीक है, तो मतलब करियर एकदम बेहतरीन करियर है बच्चे जो प्रोग्रामर दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बात इससे इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि लाइफ क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, लेकिन उसके लिए एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो बच्चों के पास लगभग अक्टूबर में ये एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल, तो अक्टूबर में लगभग 200 दिन बचेंगे। जी बिल्कुल। और मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि 200 दिन में सरकारी नौकरी पानी है तो अच्छे से मेहनत करो, कोई भी एग्जाम निकल जाए। अगर इस एग्जाम में 200 दिन भी बचे हुए हैं तो ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जो इसमें पेपर 1, 2 होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है। ऑल्दो बच्चों ने देखा है उसको, लेकिन फिर भी किस तरीके से उसकी पढ़ाई मतलब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 200 दिन की, ताकि बच्चा इस एग्जाम को निकाल ले। क्योंकि ये एग्जाम बच्चों के लिए निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली वैकेंसी का फिर पता नहीं है कि वो वैकेंसी कब आएगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात बन जाती है। बिल्कुल। तो 200 दिन की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है? सी प्रोग्रामर का जो एग्जाम होता है वो मोस्टली बेस्ड होता है कंसेप्चुअल पे। तो जो मैं कहना चाहूँगा कि 200 दिन में से आपके अप्रोक्स 150 डेज तो आप फोकस करें अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे। आपके मेनली 4 ही सब्जेक्ट हैं, DBMS, नेटवर्किंग, एक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एंड 4th इज UPS, दैट इज मेनली C++ एंड जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट के अगर आपके कंसेप्ट आप इन 150 दिनों में क्लियर कर लेते हैं और फिर बाकी के बचे हुए 50-60 डेज में आप अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप अपने जितने भी MCQs आपको बुक्स मिलती है या ऑनलाइन मिलती है, आप उनका जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर उनमें से आपको कोई चीज़ लगती है कि इस चीज़ का कंसेप्ट मेरे को नहीं आता तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 200 दिन आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, बच्चा जब एग्जाम देता है तो लास्ट में कहता है सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं ये और पढ़ लेता तो ये हो जाता। तो ऐसी क्या क्या सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं? जैसे आपने भी अपने टाइम पर एग्जाम दिए होंगे, आपने एग्जाम क्रैक किया, उससे पहले कोई एग्जाम दिए हों या इस टाइप के एग्जाम, या फिर बच्चे जो जनरली मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको क्या लगता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो और पहली बार में अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए? एक तो आप शुरू में मेहनत करते हो, 200 दिन का टाइम दिया है, आपने 150 दिन मेहनत करी जी, आपको लगा कि मेरा पूरा हो गया, आपने MCQs नहीं करे या बाद में जो आपने टेस्ट सीरीज जो होती है वो नहीं करी, आपने सोचा ये मेरा हो गया, मैंने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लिया है, पूरे 4 सब्जेक्ट, बाद में आपने वो जो पेस छोड़ दिया, MCQs नहीं निकाले, तो वो आपको प्रोग्राम जब एक्चुअल एग्जाम होता है जब आपको वो ही हिट करता है वहाँ जाके आपको। तो आपको बेसिकली लास्ट टाइम पे MCQs निकालने चाहिए, टेस्ट सीरीज निकालनी चाहिए, और पुराने जो पेपर है उनको भी आप एक बार देखें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस का गेम, मैक्सिमम प्रैक्टिस का गेम है। लेकिन एक और बात है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्योंकि पेपर में दिया हुआ है कि कई सारे बच्चों के सवाल आते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चे कई बार कहते हैं सर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है मतलब ऊप से C++ और जावा, तो क्या प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो नॉन टेक्निकल जिसके राजस्थान जीके और रीजनिंग जिसका भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको मतलब कैसे बैलेंस करें, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, कहाँ पर कम फोकस करें? प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस पर क्या कहेंगे अपन इसमें?
देखिए, अगर प्रीवियस पेपर्स को आपको देखें तो जैसे मैंने पहले बताया, कंसेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट उनका आंसर होता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। रही बात आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े इजी भी होते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको बता पाएंगे। तो आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग के, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उनको निकाल पाएंगे। और सेकंड चीज़ आपकी रही है कि राजस्थान जीके और रीजनिंग के जो पार्ट है, तो राजस्थान जीके बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आप उसको 200 क्या, आपको अगर मैं 400 दिन भी आपको पास मिले तो आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उस पर इतना फोकस नहीं रहे। थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान जीके प्लस रीजनिंग के हमारे टाइम पे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 आप इतना वेटेज 10% के लिए इतनी मेहनत नहीं करें तो बेटर है, बजाय आप उसके आपके कॉन्सेप्ट पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करें। और रीजनिंग एज एन इंजीनियर, रीजनिंग के कोई बहुत स्पेशल या हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप एज ए इंजीनियर इतना आपके स्किल होता है कि आप उन क्वेश्चंस को निकाल पाए। लेकिन बात यह है कि एक सवाल और फिर यहाँ से दिमाग में आता है कि जब राजस्थान जीके को हम मान लेते हैं कि उसके क्वेश्चन हम उतना टाइम इन्वेस्ट ना करें, जो हमें आता होगा उसके बेस पर हो जाएंगे, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो क्वेश्चन छोड़ दें, क्या पता होगा नहीं होगा। तो सर पिछले सालों में जो कट ऑफ रही है आपके टाइम पर 2011 में, 2013 में, मतलब क्या रही, और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि इतने मार्क्स लाओ 200 में से तो तुम सेफर एंड पर रहोगे, कम से कम कॉन्फिडेंस फील करोगे हाँ यार मेरा डीवी में नंबर आने वाला है। 2011 की अगर बात करें तो 2011 में शायद 80% के आसपास मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कट ऑफ गई थी। 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रही थी। और 2013 की बात करें तो 110 मार्क्स की कट ऑफ रही थी 2013 में। आप आज 2024 की बात करते तो उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी। सफिशिएंट है। 120-25 नंबर आ जाए 120-25 में सेलेक्ट हो जाएंगे। कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं। हाँ, मतलब जनरल की ही बात होती है, कट ऑफ में जहाँ बात होती है। हाँ। तो 120 के आसपास, 120 से 125 के आसपास में नंबर आ जाएगा। इसमें इस बार फॉर्म्स में भी भारी बदलाव होने वाला है। उस टाइम पर कितने फॉर्म्स आते थे, आज की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर्म्स के, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस? नंबर ऑफ फॉर्म्स एप्लीकेशन 2011 में अप्रोक्स 5000 फॉर्म्स थे, फिर 2013 में पेपर हुआ तब अराउंड 11,000 थे। अब अवेयरनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो अप्रोक्स 20,000 फॉर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आसपास में, और 200 के आसपास में वैकेंसी है, और 215 215 तो लगभग हम कैसे तो सबसे ज़्यादा रही हैं अभी तक ज़्यादा, क्योंकि 2011 में अप्रोक्स 40 या 50 सीट्स की वैकेंसी थी। हाँ। 2013 में 180-190 के अप्रोक्स थी, इस बार 200+ सीट्स इसमें आई है। तो देखो बच्चों, लगभग 20,000 फॉर्म का मतलब है कि 200 वैकेंसी, मतलब अराउंड 1% बच्चों को सिलेक्शन इसमें होने वाला है। और मेरे को लगता है सिंसियरली एग्जाम देने वाले भी 15-20% की रेंज में ही होते हैं, बाकी सब तो फॉर्म केवल फिल कर रहे होते हैं, वो अपनी दूसरी दुनिया में व्यस्त होते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी बच्चे जो सिंसियरली एग्जाम दे रहे हैं, जो जिनको पता है कि पहले ही हमें पता है कि 1% बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो आप पहले तो अपने आप को ये डिसाइड करें कि आप उस सिंसियर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, आप उस 15-20% में आते हैं या नहीं आते। यदि आप आते हैं तो उसके बाद में उसमें से फाइट मारना चालू करें, क्योंकि 1% बच्चों का सिलेक्शन होने का मतलब है उन 20% का 5% हम मान लेते हैं कि ऊपर के 5% का सिलेक्शन होने वाला है, तब जाके वो ओवरऑल का 1% बन जाएगा। तो आप सिंसियर स्टूडेंट में आके उनके टॉप 5% में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। कट ऑफ, नंबर ऑफ फॉर्म्स, पुराना, आने वाला, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सारी आपके साथ अवेलेबल है। इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग का भी बेहतरीन मॉड्यूल ऑनलाइन चल रहा है। MCQs की भी हमने प्रैक्टिस बुक लॉन्च करी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आने वाले दिनों में हम लॉन्च करेंगे। और आने वाले दिनों में और भी यदि आपके मन में कोई सवाल होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि और आने वाली एक्सपर्ट्स जितनी भी चर्चा होंगी उन सब में आपके मन के जितने भी सवाल होंगे हम वो सब एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा करके उन सब के आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने वीडियो देखा उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने रिमार्क, अपना जो भी आप सोचते हैं वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। आने वाले दिनों में आपका और टाइम लेते रहेंगे, और बच्चों के मन में यदि कोई सवाल हुए तो उन पर भी फिर अपन दोबारा से चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.